Hello friends, today we are going to discuss the inner product of tensor or scalar product। इस वीडियो में इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेट ए अल्फा बी ए कंट्रावेरिएंट एंड बी बीटा बी अल्फा बी ए कोवेरिएंट। The product A alpha B beta be called scalar product or inner product of the vector A alpha and B beta. This scalar product is an invariant. It has same value in any set of coordinates. तो कहने का मतलब है कि इनर प्रोडक्ट में क्या होता है। इनर प्रोडक्ट में एक कंट्रावेरिएंट का एक वेक्टर होता है और एक कोवेरिएंट का होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये होती है कि दोनों सफिक्स सेम होते हैं, यानी कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर के जो सफिक्स हैं दोनों सेम होंगे। तो इसको हम इस टाइप के प्रोडक्ट को और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ए अल्फा एंड बी बीटा डिफाइन किया जाएगा। मतलब ए अल्फा डॉट बी अल्फा दोनों को मल्टीप्लिकेशन, यानी ये वेक्टर के फॉर्म में हैं दोनों। अब इसके बाद हम देख ले और कह रहे हैं कि ये इनवेरिएंट होते हैं एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इनवेरिएंट का मतलब होता है अनचेंज। कभी कभी ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इनवेरिएंट। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए आई और ए बार आई और बी बार आई बराबर, तो ए जो है यहाँ पर कैपिटल ए कंट्रावेरिएंट है और कैपिटल बी कोवेरिएंट है। तो कंट्रावेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा, कोवेरिएंट का ये होगा। लिखने का तरीका क्या है कि जैसे ए कंट्रावेरिएंट है ए बार आई, तो ए बार आई के रेस्पेक्ट में क्या लिखा गया, अल्फा। तो यानी कहने का मतलब है आई का पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा के, यानी डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स अल्फा। उसी तरह से कोवेरिएंट का कैसे लिखा जाएगा, बी बार आई है, आई के रेस्पेक्ट में पी लिया गया है, यहाँ पर एक बार है तो इसलिए यहाँ पर कोई बार नहीं होगा, ये बी पी हो जाएगा। अब लिखने का तरीका क्या है इसका, लिखने का तरीका ये है कि p का पार्शियल डेरिवेटिव i के रेस्पेक्ट में, यानी डेल एक्स पी अपान डेल एक्स बार i। अब इसके बाद देखते हैं कि इन दोनों को एक साथ करते हैं, इन दोनों को एक साथ करते हैं तो ये इतना आ जाएगा, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपके एक साथ में आ जाएंगे। उसके बाद है ए अल्फा और बी पी, इसको ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो डेल एक्स बार आई हट जाएगा, हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव बचेगा। जब इतना पार्शियल डेरिवेटिव बचेगा तो बचेगा कितना पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एक्स पी अपान डेल एक्स अल्फा। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा से लिख सकते हैं, डेल्टा पी ऑफ अल्फा। जब डेल्टा पी ऑफ अल्फा होगा तो ये क्वांटिटी तो ऐसे उतार ली जाएगी, यहाँ पर इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा से यहाँ पर देखेंगे, यानी हमें इतने का मान निकालना, बी पी डेल पी ऑफ अल्फा। जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर p और p कॉन्साइड कर जाते हैं, तो यानी हट जाएगा, b पर कौन सा फिक्स आएगा, अल्फा, यानी b अल्फा बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये b अल्फा आएगा, तो a अल्फा इंटू b अल्फा हो जाएगा। अगर यहाँ पर अल्फ़ा का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनेकर डेल्टा से इतना ही आ जाएगा चेंज करने पर। अब यहाँ पर हम सफिक्स चेंज कर दें, ए आई और बी आई। हम किस कोऑर्डिनेट में थे, सेकंड कोऑर्डिनेट में। यहाँ तक ये सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम था और ये कौन सा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यानी कहने का मतलब है कि ये इनवेरिएंट है एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कहने का मतलब है कि ये इनवेरिएंट है। यानी दिस शोज दैट स्केलर प्रोडक्ट इज इनवेरिएंट, यानी द प्रोडक्ट ए आई जे बी जे पी ऑफ टू टेंसर ए आई जे एंड बी जे पी इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ टू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनर मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको थोड़ा सा कहने का मतलब है कि एक सफिक्स उसमें सेम होता है इनर प्रोडक्ट में। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ़ वी सेट इन ए प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर वन कंट्रावेरिएंट एंड वन कोवेरिएंट सफिक्स इक्वल, यानी दो टेंसर इस प्रकार से चूज करें कि उसमें एक कंट्रावेरिएंट का और एक कोवेरिएंट का सफिक्स चेंज हो और उनके प्रोडक्ट में, तो ये दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनर मल्टीप्लिकेशन एंड रिजल्टिंग टेंसर। जैसे यहाँ पर है ए है, आई है, जे है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी है, जे है, पी है। तो यानी एक कंट्रावेरिएंट पर और एक कोवेरिएंट पर ये सफिक्स क्या है, सेम है।
तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर जे और यहाँ पर जे ये दोनों सफिक्स सेम है, यानी ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर कि टू शो दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर, उसके पहले वाले क्वेश्चन में वेक्टर था, यहाँ पर क्या है, टेंसर है, ए पी आर और बी आर एस टी इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3। यानी कहने का मतलब है कि इनके इनर प्रोडक्ट का जो रैंक आएगी वो 3 होगी। कैसे, ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ए है, पी है, आर है, तो इसकी रैंक कितनी है, 2 है, यानी 2 रैंक है। और बी है, यहाँ पर आर, यस और टी है, इसकी रैंक कितनी है, 3 है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक सफिक्स आर और आर दोनों के इनर प्रोडक्ट में सेम हो जाएगा। जब सफिक्स यहाँ पर सेम हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि जब सफिक्स सेम होगा, इसका पी नहीं इसका आर और इसका आर सेम होगा तो कितना बचेगा, तो यानी जो रिजल्टेंट माने अगर सी है तो सी पर सफिक्स आएगा पी एस और टी, और पी एस टी की रैंक कितनी होगी, 2, यहाँ से कंट्रा वेरिएंट में को वेरिएंट में, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में ये है कि द इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर ए पी आर और बी आर एस टी इज इनका ये इनर प्रोडक्ट होता। नाउ वी हैव टू शो दैट ये इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3। अब हमें ये दिखाना है कि ये रैंक 3 का टेंसर है। तो रैंक 3 का टेंसर है तो इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी को हमें रैंक 3 का टेंसर दिखाना है। तो इसी क्वांटिटी पर हम क्या करते हैं, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस पर हम अप्लाई करते हैं। जब टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मानते हैं कि ए बार पी आर और बी बार आर एस टी। अब ए बार पी आर का मतलब हुआ कि ये तो क्वांटिटी इतनी कंट्रा वेरिएंट ये मिक्स्ड टेंसर है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा बाय टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इतना बनेगा। उसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी है बी बार आर एस टी, इसके रेस्पेक्ट में आपका ये इतनी क्वांटिटी बनेगी। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे बनेगा। तो ए बार पी आर, तो एक यहाँ सिंगल बार है यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या आएगा, अल्फ़ा और बीटा। जब अल्फ़ा बीटा आएगा तो यानी पी कंट्रा वेरिएंट पे है, तो कंट्रा वेरिएंट का मतलब पी का अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पर बीटा और आर क्या है, को वेरिएंट पोजीशन में है। तो को वेरिएंट पोजीशन में है तो इसका मतलब क्या होगा कि बीटा का आर के रेस्पेक्ट में, यानी डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार आर, ये तो हो गया इसका। उसके बाद बी बार आर एस टी का देखिए, आर एस टी क्या, आर एस के रेस्पेक्ट में सफिक्स एल एम लिया गया और टी के सफिक्स में क्यू लिया गया है। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर अगर देखें तो आर एस के रेस्पेक्ट में एल एम है, तो यानी कहने का मतलब है कि आर एस का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, डेल एक्स एल और डेल एक्स एम। उसके बाद क्यू के रेस्पेक्ट में टी है, तो यानी डेल एक्स क्यू अपान डेल एक्स बार टी, इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मैनेज करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ सफिक्स इक्वल आ रहे हैं। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को यहाँ लिख लेंगे और इसको भी यहाँ लिख लेंगे। तो उसके बाद जो हमारा क्वांटिटी बचेगी पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार आर और डेल एक्स बार अपान डेल एक्स एल, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव इसको यहीं पर लिख लेते हैं और इसको ये और ये हो जाएगा इतना पूरा। जब इतना लिखने के बाद यहाँ पर होगा तो इस पूरी क्वांटिटी को देखें तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, ये बचेगा यहाँ पर कि डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स एल, जो कि ये क्वांटिटी यहाँ पर लिखी गई है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, इसको ऐसे उतार लेते हैं, इसको भी ऐसे उतार लेते हैं, इसको भी ऐसे उतार लेते हैं। इसको उतारने के बाद यहाँ पर देखते हैं इन पूरी क्वांटिटी को इतना हो जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव ये है और ये पार्शियल डेरिवेटिव ये है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे इसमें हम देखते हैं, अब यहाँ पर जो ये क्वांटिटी इतनी लिखी गई है इसको लिख सकते हैं डेल एक्स बीटा एल। क्यों, क्योंकि जैसे है डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स एल है, तो इसको बीटा एल भी लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा से। जब प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनेकर डेल्टा से लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर इतना बन जाएगा। इसको मैनेज करेंगे ए के साथ, इसको क्वांटिटी को ए के साथ ले लेंगे, तो ए के साथ लेने पर ये बनेगा जैसे है ए अल्फ़ा बीटा है इनटू है
कितना है, ये इनटू करके है, जैसे यहाँ पर है ए है, अल्फ़ा है, बीटा है, इनटू है, डेल्टा है, बीटा यल है। तो यहाँ पर बीटा और बीटा कॉन्साइड कर जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा ए पर अल्फ़ा, ए पर अल्फ़ा यल। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज करते हैं। जब यहाँ पर इसको यूज करेंगे तो बीटा यल एम तो ऐसे लिख लिया जाएगा और यहाँ पर अल्फ़ा यल हो जाएगा, ये अल्फ़ा यल हो जाएगा इस क्वांटिटी को, इसके साथ इन दोनों को रखेंगे, बाकी पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे ऐसे उतार लेंगे। जब पूरा इतना लिख लेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट में जो था हमारा, लेफ़्ट में ए बार पी आर एस टी, यहाँ पर था ए बार पी आर और बी बार आर एस टी, इतनी क्वांटिटी थी। अब इस पूरे को हम देखें तो ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर कितने पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं, 3। तो किसी भी टेंसर का रैंक निकालने का एक तरीका और है कि उसके जितने पार्शियल डेरिवेटिव निकलते हैं वही उतनी उसकी रैंक होती है। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कितने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव है 1, ये 2 और ये 3, यानी इस टेंसर की रैंक कितनी होगी, 3। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ए बार पी आर और बी बार आर एस टी को लिखते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी इतना, यानी ये आपका इतना बन जाता है, ये बाय रूल्स है। तो बट दिस इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 3, ये रैंक 3 के मिक्स्ड टेंसर का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब है कि जो ए बार पी है इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 3। तो यानी एक बार फिर समझते हैं कि किसी टेंसर की रैंक वही होती है जितने उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।